अस्सलाम वालेकुम जी। नो फिल्टर विद हसीब खान के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नो फिल्टर्स का जो मेन मकसद है वो यही है कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है, जो कुछ हम देख रहे हैं, वो बगैर किसी फ़िल्टर के आपके पास आपकी खिदमत में पेश किया जाए। तो मेरे आज के मेहमान भी एक ऐसी शख्सियत हैं कि ये जब गाना गाते हैं तो वाकई ही ये लगता है कि विदाउट एनी फ़िल्टर जो मौसीकी निकल रही है वो कमाल की है। और मेरे आज के मेहमान हैं सैयद मेसम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि यू हैव डन योर बैचलर्स इन म्यूज़िकोलॉजी, ठीक है। व्हाट वाज द रीज़न? दुनिया सारी जो है वो किसी और जगह पे जा रही है और आप म्यूज़िकोलॉजी को लेकर आ रहे हैं, क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? सर इसके पीछे रीजंस तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे शौक था म्यूजिक का। और कब ये लगा कि मेरे अंदर एक सिंगर है, मैं वो नया दूसरा लफ्ज़ नहीं कहूँगा कि मेरे अंदर एक सिंगर है और मरासी है। कि मेरे अंदर एक मरासी है जो कि ये तमाम मिरास को लेकर इकट्ठी दुनिया को दिखा सकता है कि मैं ये कर सकता हूँ। मुझे इस तरीके से लगा कि मेरे अंदर भी एक मरासी जागता है। ठीक है। और किस टाइम पे जागता है? रात के? वो जागता रात के 2-3 बजे के करीब। ठीक है। लेकिन मेरा ये सीन था कि मैं बेसिकली एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ म्यूज़िक का बिल्कुल कोई भी सीन नहीं है। ठीक है। मैं एक सिंगिंग घराने से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे घर के अंदर ना मजालिस वगैरह होती थी, तो उसके अंदर हम लोग यानी कि ज़ाकिरीन वगैरह पढ़ते होते थे। तो एक दिन मेरे वाले साहब ने मुझे कहा कि मैसम उठो और आज ना तुमने जाके जो है ना कलाम पढ़ना है। मैंने अपने वाले साहब को कहा कि पापा जी मैं तो नहीं पढ़ सकता। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं पढ़ सकते, तुम पढ़ोगे। तो मैंने कहा चले ठीक है मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं घर में गुनगुनाता रहता था, तो उनको था कि ये ना कुछ ना कुछ है। हाँ कुछ है इसके अंदर ना। तो मैं वो मेंबर के ऊपर खड़ा हुआ, स्टेज जो होता है हाँ। उस पर खड़ा हुआ और उस पर खड़े होकर मैंने कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। अब जब मैंने कलाम पढ़ना शुरू किया तो सब रोने लग पड़े। तो उधर से मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि कुछ तो है, सही। लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैं इसको कर सकता हूँ, मैं इसको परस्यू कर सकता हूँ अपनी। ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो हमारी अपनी कंसिडरेशन अगर आप देखें, एजुकेशन लेना कितना इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ का। मतलब एक आपको अल्लाह ने आपको गिफ्ट ऑफ द गैप तो एक आपको मिल ही जाता है, लेकिन अल्लाह आपको वो तो आपको दे बता दिया गया, लेकिन आपने कैसे सोचा कि नहीं यार मैं अब ये चीज़ कर लेता हूँ कि ये मुझे इसी की एजुकेशन लेनी है? हाँ ये एक बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझने में मुझे भी बहुत टाइम लगा था वैसे। अच्छा ठीक है। लेकिन एनसीए में जाना और एनसीए में म्यूजिकोलॉजी पढ़ना, हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज इन योर करियर? अच्छा सर मैं बेसिकली ना आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, मेरा एनसीए में जाना म्यूजिकोलॉजी के साथ नहीं था बिल्कुल। अच्छा ठीक है। मेरी बेसिकली जो खाला हैं जिनको मैं अपनी मदर कहता हूँ, ठीक है, वो ग्रेजुएटेड थी एनसीए से। उन्होंने वहाँ से एनसीए से उन्होंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की थी। ठीक है। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था, क्योंकि सारा वक्त मैं उन्हीं के साथ ही गुजारता था, और वो 24 घंटे उन्होंने फ़ाइन आर्ट्स का कुछ ना कुछ करते रहना। ठीक। तो मैं भी उसी एक जोन में था कि मैंने यही करना है ना। तो मैं उनसे हमेशा पूछता था कि मैं आप कौन सी इंस्टीट्यूट से आपने किया ना, तो वो कहती थी कि मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से किया, मैं एनसीए से किया, और एक दिन ऐसा होगा कि अगर तुम्हारा दिल करता है तो तुम्हें भी इसके लिए करना चाहिए। तो मेरे अंदर पहले टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का बेसिकली था एक क्रेज़ के, मेरी मदर जो है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर है, तो वो इतनी अच्छी वो यानी कि अपने उस काम पर कर है, तो मैं भी वही करूँगा। तो उन्होंने ना मुझे एक बात कही कि तुम ना 2 जगहों के ऊपर जो है ना अप्लाई करना। अच्छा ठीक है। मैं क्यों 2 जगहों के ऊपर अप्लाई करूँ? उन्होंने कहा 2 जगहों के ऊपर इसलिए अप्लाई करना कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी एक जगह के ऊपर आप सेलेक्ट हो जाते हो, दूसरी जगह पे सेलेक्ट नहीं होते। ठीक। तो वो ऐसे हुआ कि वही हुआ कि मैंने दोनों जगहों के अंदर मैंने ट्राई की, मैंने म्यूजिकोलॉजी के लिए भी ट्राई की और मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के लिए भी की। तो जब मैंने टेक्सटाइल के लिए जब की तो वहाँ मैं नहीं सेलेक्ट हो सका, म्यूजिकोलॉजी में मैं सेलेक्ट हो गया। तो बस इस तरीके से। और कितने असातिज़ा इम्पोर्टेंट से आपकी इस म्यूज़िक जर्नी के अंदर? आप किन उस असातिज़ा को कहते हैं यार ये मेरे टीचर जो थे इन्होंने मुझे म्यूज़िक के बारे में बहुत कुछ सिखाया? सर मैं अगर आपसे बात करूँ इस बारे में तो सारे ही टीचर्स मेरे ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जितना भी मुझे सिखाया, जो भी बताया,
वो आज मेरे लिए काम आ रहा है। बेसिक से उन्होंने दिए मुझे जो वो दे सकते थे, ठीक है। एक मेरे सर जो हैं जो कि वहाँ आजकल वहाँ तबला भी प्ले करते हैं, और उनके बेटे, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, रबील, ठीक। बहुत अच्छे आप आर्टिस्ट हैं और इस वक्त उन्होंने इतना ज़्यादा किया। सर रज़ा शौकत उनका नाम है। ठीक है। उन्होंने मुझे बेसिकली ताल और सुर का बहुत उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने मुझे बताया कि ताल क्या होती है, रिदम क्या होता है, रिदम के साथ आप कैसे गा सकते हैं। तो मैं उनको समझूंगा कि तो क्या सबसे पहला जो गाना अगर आप कोई देखें कि जो गुनगुनाते रहे और आप उसके बाद आप इसमें बेस्ट हो गए, वो कौन सा गाना आपके ज़हन में आता है? सर असल में मेरा जो सबसे बेस्ट, मैं बेसिकली फॉलो करता हूँ सजाद अली साहब को। ठीक है। तो मैं उन्हीं को ही गाता था ज़्यादा, उन्हीं को ही मैं ज़्यादा गाता था। तो जब मैं एक दफ़ा, मेरी सिलेक्शन भी उसी के ऊपर ही हुई थी। तो क्या था वो गाना, वो ज़रा गुनगुनाएंगे? वो गाना है तस्वीर, एक गाना है सजाद अली साहब का जी जो कि मैं गुनगुनाता हूँ थोड़ा सा। जी। हसे खुलैन तेरियां यादां ने, हाविल सजना फरियादां ने, हसे खुलैन तेरियां यादां ने, हाविल सजना फरियादां ने, मेरे दिल दा सोना तक वेड़ा, दर्दां ने ठिकाना लभया ए, तू न विछड़ के मिलियो चन सजना, सा सारा ज़माना लभया ए, तस्वीर बना के मैं तेरी, जीवन दा बहाना लभया ए, तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना, सा सारा ज़माना लभया ए, तस्वीर। अरे वाह, वेरी नाइस। लेकिन जी हमारे लिए यहाँ पे अगर हम नो फिल्टर की बात करते हैं तो ये वाकई ही नो फिल्टर, इसमें जो ऑटो ट्यूनर सेट तो वो तो कोई वाला मॉल आजकल ज़्यादा शुरू हुआ हुआ है, तो म्यूजिकोलॉजी में ये तो नहीं पढ़ाते आप? नहीं जी, पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं सर। बेसिकली ना ऑटो ट्यून के बारे में एक बहुत गलत बात, बहुत गलत परसेप्शन है कि जी कोई भी जो गाना नहीं गा सकता उसके ऊपर भी ऑटो ट्यून लगाएंगे तो वो गाना गाना शुरू कर दें। ठीक है। ऑटो ट्यून बेसिकली यूज़ होता है किसी ऐसी जगह के ऊपर जिस जगह के ऊपर हमें लगता है कि ये नोट उतना नहीं लगा, ओके। इसलिए ऑटो ट्यून यूज़ होता है। ऑटो ट्यून इसलिए नहीं यूज़ होता कि एक बंदा बिल्कुल ही बेसुरा है, जैसे कि अभी माशाल्लाह एक चाहत फ़तेह अली खान साहब आए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और ऐसा कोई बंदा यानी कि आए और वो आगे गए, आप उनके भी गाने अगर आप सुने तो आपको लगेगा कि उनके ऊपर भी बहुत ऑटो ट्यून यूज़ होगा, फिर भी वो बसूरे ही है। हाँ तो लेकिन उनको लोग क्यों नहीं इस बात के ऊपर आते कि उनको क्या क्यों नहीं देते कि आप बेसुरे हैं? और सर उनको अगर कहेंगे तो फिर ये और वो बद्दोबद्दी कहीं और निकल जाएगा। तो बस मैं इस बारे में, मैं जेन्युइन बात है, अगर मेरे ऊपर अगर कोई ये बात करे ना तो मैं इसके ऊपर बहुत बहुत बड़ा एक्शन लूँ, बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने एक लेजेंडरी सिंगर का उन्होंने जो है ना गाना ख़राब किया, जो कि हमारे मुल्क का सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा गाना है। या फिल्मों में हमारा म्यूज़िक इतना ज़्यादा क्यों अच्छा नहीं होता? और ये जो बाकी अब तो OSTs आ रहे होते हैं ड्रामों के OSTs तो बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन फिल्मों के अंदर इतना ज़्यादा म्यूज़िक नहीं है, तो इसमें हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आप तो खुद नहीं वो तो है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ क्योंकि आप यंग जनरेशन है और आप यंग जनरेशन में ज़रा अच्छी बातें बताएगी, बेहतर खुली नो फिल्टर वाली बातें वो बता सकेगी जो शायद हम बाबे जो हैं वो इस तरह से ना बता सके दुनिया को। सर मेरा मानना ये है कि हमारी ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर म्यूज़िक अच्छा नहीं है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर म्यूज़िक बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास वैसी स्टोरीज ही नहीं है कि जिनके ऊपर म्यूज़िक अच्छा किया जा सके। अच्छा ठीक है।
अगर वैसी स्टोरी होगी तो वैसा म्यूज़िक भी होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो म्यूज़िक जो फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा नहीं है, शायद वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे जो बेसिकली जो जिनको हम डायरेक्टर्स कहते हैं, जिनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जो सही मायने में हैं, ठीक। वो लोग अब कहीं हैं ही नहीं। अच्छा, एक ये वाली बात भी हो सकती है, और दूसरी बात ये है कि अगर आपने कहानियों की बात की तो कहानियाँ नहीं बन रही हैं उसके साथ से वो गाने, लेकिन हमारे ड्रामों का म्यूजिक तो अब आजकल उसको तो आप मानते हैं कि वो तो बहुत अच्छा चल रहा है सर जो OSTs हैं। सर यही बात है ना कि अब आपके जो ड्रामाज हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे हैं, ठीक है। ठीक है। ख़ास तौर के ऊपर आपको इंडिया से बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अच्छा, जिस तरह से हमारी इंडिया की फिल्में ज़्यादा चल रही हैं, हमारे ड्रामे चलते हैं, और इसी तरीके के साथ ही हम इनको लेके चल रहे हैं, ऐसा ही है। जी जी ओके। ऐसा ही। तो अभी जो नए लोग आते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, तो यंगस्टर्स उनको क्या आप एडवाइस दोगे कि अगर वो म्यूजिकोलॉजी में या म्यूज़िक पढ़ना चाहते हैं या सिंगिंग करना चाहते हैं, तो उनको क्या क्या कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनको देखनी चाहिए, या जिनके ऊपर जो चेक लिस्ट है उनको देख कर आना चाहिए इस फील्ड के अंदर? अच्छा, जो सबसे पहली जो बात है ना एक म्यूजिशियन के लिए और एक सिंगर के लिए, वो ये है कि उसके अंदर सबसे पहले अदब होना चाहिए। ठीक। अदब, क्योंकि ये हमारा काम है, अदबी काम। इसके अंदर अगर अदब नहीं है ना, आप अपने असातिज़ा का, अपने बड़ों का, अपने उस्तादों का अगर आप अदब नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि आप कुछ नहीं सीख सकते। ठीक। ये सब कुछ उनके पाँव की देन होती है, मैं यही मानता हूँ। और दूसरी बात जो है वो ये है कि म्यूज़िक जब आपने करना है ना, तो आपने ये सोचकर बिल्कुल नहीं करना म्यूज़िक को कि पता नहीं कल को ये चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। बस करते रहो, बस करते रहो, क्योंकि एक आर्ट है, इस आर्ट की इज्जत करो। ठीक। अब इस आर्ट की इज्जत नहीं रही मुझे जहाँ तक लगता है। ओके। अच्छा, और कोई चेकलिस्ट, और इसके अलावा तीसरा पॉइंट? तीसरा पॉइंट सबसे बड़ा जो है वो ये है, रियाजत। हमारे अंदर रियाजत ख़त्म हो गई है। ठीक है। वो कहते हैं जी रियाज करना चाहिए, लेकिन मतलब रियाज भी कितनी बारी बता करे कहते हैं कितनी दफ़ा आपको एक काम करना चाहिए जिसके ऊपर आपको ये लगे कि यस दिस इज़ वन थिंग दैट मेक्स यू अ परफेक्ट पर्सन? सर दिन में अगर आप 15 मिनट भी रियाज करें ना, सही वाला 15 मिनट भी, तो मैं कहता हूँ मोर देन इनफ। ओके। एक छोटी सी चीज़, कभी कोई गाना अच्छा लगता है तो उसको कॉमिक करने का भी कभी दिल चाहा, या कभी उसको बनाया कॉमेडी के अंदर, या कभी कोई गाना अगर जेन में आया है और उसका कॉमिक कोई वर्जन बना हो या आपके दिमाग में आ जाए? सर मोस्टली गानों पे कॉमिक वर्जन ही बनते हैं, लेकिन क्या है, किस तरह का है? वो मैं मतलब परफॉर्म नहीं कर सकता। नहीं वो ठीक है, वो ज़रा उसके लिए ज़्यादा फिल्टर चाहिए। उसके लिए कुछ ज़्यादा ही फिल्टर्स हैं। लेकिन वैसे कौन सा कोई गाना, कोई एक ऐसे ही सिर्फ एक लाइन ही अगर कोई एक किसी गाने की है? वो एक बबू बराल साहब ने एक गाना किया था, वो जो था चंगा भला राणा सी में उड फुड जाना, सुखिया सी ढोल की नू हथ में नीलाण, इस लानती ने रोला पाया मरा सी हो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो। कुछ ऐसा ही था। रिसेंटली कोक स्टूडियो आया, और कोक स्टूडियो का एक बहुत नाम है, और कोक स्टूडियो बहुत एक जी अच्छी तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। तो ये कोक स्टूडियो जो अभी आया है, जो अभी ये नया सीज़न है, उसके बारे में क्या है? इट वाज एक्सपेरिमेंटल, लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इस दफ़ा कोक स्टूडियो, इस दफ़ा नहीं हमेशा से कोक स्टूडियो हमारा अच्छा रहा है। लेकिन इस बार बहुत डिफरेंट सी कुछ लोग, म्यूज़िक ज़रा डिफरेंट था। इस दफ़ा वाइब अच्छी है ठीक है। क्योंकि मुझे, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट रिव्यूज़ अगर दूँ कोक स्टूडियो के बारे में, तो वो ये है कि बहुत से गाने ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, ठीक। और बहुत से गाने ऐसे हैं जिनका मुझे समझ नहीं लगी। ओके। तो जिनकी समझ नहीं लगी है वो दोबारा तो नहीं बनेंगे, लेकिन ये है कि वो बन चुके हैं। लेकिन दैट्स हाउ अभी एक ब्लॉकबस्टर के नाम से गाना आया है, मैं कहता हूँ कि फारिस का, उफ कमाल, उसकी वीडियो भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा वन टेक वीडियो। मैं कहता हूँ इसके अंदर यानी कि हमारे पाकिस्तानियों ने बताया है कि अगर हमें आप एक अच्छे इक्विपमेंट्स देंगे ना, और अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, और अगर आप हम पे यकीन करेंगे, क्योंकि अब हम पढ़े लिखे कुछ आगे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप हम पे सपोर्ट करेंगे, हमें अगर आप सपोर्ट करेंगे और हम पे अगर आप यकीन करेंगे, तो हम आपको वन टेक भी करके दिखाएंगे। ओके। मुझे ये बताएं कि ये जो अटायर आपने आजकल अपना ये बनाया हुआ है, तो इस अटायर को क्या म्यूजिक के साथ ये भी नो फिल्टर ही है कि दुनिया जो मर्जी कहती रहे, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट ने तो इसी तरह ही फ्रीडम के साथ ही चलना होता है?
अच्छा, मैं एज एन आर्टिस्ट, आप भी आर्टिस्ट हैं मैं, और आपको भी इस बात का पता होगा कि जो आर्टिस्ट होता है ना वो बागी होता है, ठीक है। रेबल होता है आर्टिस्ट। और मुझे ऐसे ही रहना पसंद है, पता नहीं क्यों। मैं लेकिन ठीक है, मतलब लेकिन इसमें घर वाले इतने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। नहीं, मेरे घर वाले आप पूछते ही नहीं है। एक दफ़े बस उन्होंने पूछा था, उसके बाद उनको पता लग गया कि अब ये साढ़े हाथों निकल गया। अच्छा, एनसीए की अगर हम बात करें तो एनसीए में लोग बहुत क्रिएटिव लोग हैं। मैंने जितने लोगों के साथ भी किया है वो पाकिस्तान के मोस्ट क्रिएटिव माइंड्स हैं। लेकिन लोगों के बारे में ये एनसीए के बारे में ये परसेप्शन है कि वहाँ पर अगर आप चले जाते हैं तो आपको सिगरेट की लत तो लग ही जाती है और आपको बाकी भी इसी तरह के नशे नुशे लग जाते हैं। तो क्या ये ठीक है या नहीं कि एनसीए को अगर हम देखें तो एनसीए इज़ नॉट लाइक दिस, जो कि हम जिस तरीके से दुनिया उसको परसीव कर रही है। अच्छा, आप तो यू आर पार्ट ऑफ एनसीए, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ। अच्छे बुरे लोग हर जगह में होते हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। जो इंसान किसी चीज़ को अडॉप्ट करता है ना, बेसिकली रियलिटी में वो इंसान वो खुद वही होता है। ठीक। वो किसी भी चीज़ को जो अडॉप्ट करता है ना इंसान अपने ऊपर, जो लेकर आता है, वो अडॉप्शन जो वो लेता है ना किसी चीज़ की, वो उस चीज़ की लेता है जो उसके अंदर होती है। ठीक है। ठीक है। अब एक बंदा, अब मैंने तो आज तक नहीं देखा, मैं 3 साल से वहीं हूँ और 3 साल से अभी भी मेरा अभी फाइनल ईयर चल रहा है। मैंने अभी तक वहाँ ये नहीं देखा कि किसी ने मुझे आकर ये कहा हो कि यार चला नशे करते, या किसी ने मुझे ये कहा हो कि तुम नशे क्यों नहीं करते। अच्छा, नहीं, इसके लिए नशे के लिए भी कोई एक आपकी जनरेशन में कोई लफ्ज़ होता है, कोई इसी तरह के कोई लफ्ज़ निकल आएंगे ना, क्या कुछ लगाते हैं या कोई इस तरह का माहौल होता है तो क्या? आज सूटा शूटा लगाने चले, या कोई कभी मुझे ये कह दे आके कि चला यार बजिंग पे जाते हैं या कुछ। मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं ऐसी कोई बात की कि चलते तो हैं ये कहीं। क्यों आ गया, ये क्यों वाइब ऐसी क्यों क्रिएट की गई है एनसीए के लिए? सर बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि वो कहते हैं ना कि दूर दे ढोल सुहाने होंदे ने, ठीक है। ਇਹ ਦੂਰ ਦਾ ਢੋਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। कि अंदर आते हो तो पता तो समझ आता है कि नहीं। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ कि अंदर बहुत मुश्किल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल ही गलत बातें हैं उधर की। मैं चलें, ये भी मान लिया जी, एक लास्ट सवाल। हम म्यूजिकोलॉजी पे जाते हैं, एक्टिंग में जाते हैं, कोई और काम भी करते हैं तो उसमें हमें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है। तो कास्टिंग काउच म्यूजिक में भी होता है? होता होगा अभी। अभी आपको मैं क्या बताता, लेकिन जो हमारे सीनियर्स हैं जो गए हैं तो वो कहते हैं कि लो जी भाजी कास्टिंग काउच जो है देते ठीक नहीं है ये इंडस्ट्री। सर ऐसी बात है, कास्टिंग काउच वाली भी मुझे जहाँ तक लगता है। जहाँ पे आपको अगर टैलेंट है तो वो टैलेंट के साथ टैलेंट है, जहाँ टैलेंट है वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ खुद ही मिलती हैं। मुझे नहीं लगता कि कास्टिंग काउच की कोई ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती। हाँ, जेड़े उन टैलेंटेड नहीं हो उनके उन्होंने शायद पैसे मैं कुछ कह नहीं सकता। मैंने तो नहीं पाई हाले तक। नहीं, अभी आपका अभी टाइम चल रहा है, अभी आप देखेंगे जी और ज़िंदगी में कितने कास्टिंग काउच आते हैं। लेकिन जनरल मेरे मेहमान थे सैयद मैसूम रज़ा, और यहाँ पर हम नो फिल्टर पे बात कर रहे थे कि हम अगर अपने दिल की बात करना चाहते हैं, या अगर मैंने क्यों इनका इंटरव्यू यहाँ पे आपकी खिदमत में पेश किया वो ये था कि हम बहुत सी ऐसे फील्ड्स होती हैं जिसमें इंसान कहता है कि इसमें करके आदमी क्या करेगा, लेकिन व्हेन यू हैव स्टडीड म्यूजिकोलॉजी, यू आर मेकिंग अ नेम इन म्यूजिक, तो इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। आई ऑलवेज से दिस वन थिंग कि दिल होता लेफ्ट साइड पे है लेकिन बात हमेशा राइट करता है, तो अपने दिल की बात माननी चाहिए, और जो स्कोप्स हैं वो आप अपने एक्शन के साथ और अपने माइंडसेट के साथ जो है वो आप उनको ठीक करते हैं। जाते जाते सिर्फ एक गाना हम मेसम से सुनेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपसे एक और गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। मेसम योर सॉन्ग। तो आजकल एक गाना मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारा खामोशियाँ पुराना ही है वैसे, लेकिन चलिए। क्या उससे गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे ठहरा हुआ, बताओ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ आवाज़ हो, तुम सुनने को आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएगी, घर इनको बुलाओ कभी, बेकरार है बात करने को
कहने दो इनको जरा खामोशियाँ, तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटे हुए खामोशियाँ। जाते जाते सवाल ये जो खामोशियों का गाना गाया, ये लगता है कि दिल जले हैं आप कि कोई इश्क में बहुत सी चीज़ें जो है वो चल पड़ती हैं। नो फिल्टर में ये भी बता दें कि एनसी में इश्क हो ही जाता है। एनसी में इश्क नहीं हुआ, एनसी के बाहर इश्क हुआ और बहुत बुरा हुआ। नहीं जी, एनसी के बाहर ही इश्क बुरे होते हैं, एनसी के अंदर इश्क जो है वो बिल्कुल ठीक होता और लिटरली मुझे लगता है कि उसी ने मुझे आर्टिस्ट बनाया शायद। है। दर्द जो आया, दर्द जो टूटा, और जो सब कुछ जो जो उतार चढ़ाव थे इश्क और प्यार के, वो उसी ने ही सिखाए हैं। कहते हैं ना, छोटी सी उम्र में लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी, बस मैं मर गई हूँ। जी, अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम नो फिल्टर के हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।